welcome back. I am Arvind R. Again, welcome to you in my online platform. तो आसान फिजिक्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी। यहां से स्टार्ट करेंगे और हम फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है F=R/2 वहां तक सिद्ध करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फटाफट सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। जिन दोस्तों को आपने शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी उनको शेयर कीजिए, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट एक सब्सक्राइबर और बेल का आइकन का बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन वीडियो का सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखिए आज के सेशन में क्या है, गोलीय दर्पण से संबंधित चिन्ह परिपाटी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया और ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। इन दोनों में हमको चिन्ह परिपाटी समझना है। तो देखिए हमने पढ़ा था ये हमारा क्या होता है, मुख्य अक्ष। क्या है ये, मुख्य अक्ष, और ये है ध्रुव। सेम या उत्तल दर्पण में भी ये मुख्य अक्ष है और ये है ध्रुव। तो ध्यान देते हैं फटाफट। पहला नियम क्या कहता है इसमें, गोलीय दर्पण में चिन्ह परिपाटी जो है उसका पहला रूल क्या कहता है। तो देखिए पहला रूल क्या है, प्रकाश किरण हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर आपतित करवानी चाहिए। क्या कहता है, प्रकाश किरण हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर आपतित करवानी चाहिए। तो ये हमारे पास कौन सी किरण हो गई, ये आपतित प्रकाश किरण हो गई। ये कौन सी किरण है, तो हम बात करते हैं कि ये हमारे पास है आपतित प्रकाश किरण। क्या है ये, आपतित प्रकाश किरण। आपतित प्रकाश किरण हमेशा ध्यान रखिए, प्रकाश किरण कैसे आपतित करवाने हैं, तो बाईं ओर से दाईं ओर आपतित करवानी है। कैसे आपतित करवानी है, लेफ्ट टू राइट। क्या बताया, गोलीय दर्पण में प्रकाश किरण हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर आपतित करवाते हैं। पहला नियम क्या कहता है, बाईं ओर से दाईं ओर आपतित करवाते हैं। फिर देखिए दूसरा क्या कहता है कि आप गोलीय दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। कहां से मापते हैं, दर्पण के ध्रुव से। इंपोर्टेंट पॉइंट है, कहां से नापते हैं, दर्पण के ध्रुव से। तो देखिए जिन बच्चों को ये बेसिक जानकारी नहीं है कि ध्रुव, मुख्य फोकस, ये अवतल उत्तल दर्पण कैसे होते हैं या क्या इनकी परिभाषाएं होती हैं, तो फटाफट आई बटन में देखें। उसमें आपको फर्स्ट लेक्चर का आई बटन में मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं या प्लेलिस्ट से भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए आगे पहला क्या है कॉन्सेप्ट, कि प्रकाश किरण हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर आपतित करवाते हैं। क्या, लाइट रे को ऑलवेज लेफ्ट टू राइट, बाईं ओर से दाईं ओर आपतित करवाते हैं। दूसरा क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। कहां से मापी जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक। क्या कहा, आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां धनात्मक एवं विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक लेते हैं। पहला तो ये ध्रुव से मापेंगे, फिर आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरी नापेंगे वो कैसी होगी, धनात्मक होगी। मतलब आपतित प्रकाश किरण आपकी इधर जा रही है और इस दिशा में अगर आप कोई दूरी नापते हो तो वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। तो हमने क्या पढ़ा, आपतित प्रकाश किरण की दिशा में मापी गई सभी दूरियां कैसी होती हैं, धनात्मक होती हैं। और आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। तो ये आपतित प्रकाश किरण के विपरीत अगर हम दूरी नापेंगे तो ये कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई सभी दूरियां धनात्मक होती हैं। क्या बताया, मुख्य अक्ष के ऊपर नापी गई सभी दूरियां कैसी लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। तो ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके ऊपर जो भी दूरी आप नापेंगे वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट क्या है कि जो मुख्य अक्ष के नीचे आप जो भी दूरी नापेंगे, कहां, मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई सभी दूरियां कैसी होती हैं, ऋणात्मक होती हैं। क्या बताया, जो भी दूरी हम मुख्य अक्ष के नीचे नापेंगे वो कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। तो फिर से ध्यान दें क्या बताया, इसमें हमने अभी 4 पॉइंट पढ़े। क्या पढ़ा, सबसे पहले कि गोलीय दर्पण में हमेशा प्रकाश किरण बाईं ओर से दाईं ओर आपतित करवाते हैं। आपतित किरण की दिशा में जो भी दूरी नापेंगे वो धनात्मक और विपरीत दिशा में दूरी नापेंगे वो ऋणात्मक होती है। गोलीय दर्पण की सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। कहां से मापी जाती हैं, ध्रुव से। पर देखिए गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई सभी दूरियां
धनात्मक होती हैं और मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती हैं। ओके, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। फिर देखिए इसमें एक बात याद रखनी है कि ध्रुव से वस्तु की दूरी को u लिखते हैं। ध्रुव से वस्तु की दूरी क्या लिखते हैं? u। ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की जो दूरी है, वस्तु या बिंब भी कह सकते हैं आप इसको, कि जो ध्रुव से बिंब की दूरी है उसको हम लिखते हैं u। फिर ध्यान दीजिए, ध्रुव से प्रतिबिंब की जो दूरी है, किसकी दूरी? प्रतिबिंब। जो ये प्रतिबिंब बनेगा वस्तु का दर्पण के द्वारा, तो ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी है उसको हम क्या लिखेंगे? दूरी को लिखेंगे v। फिर देखिए फोकस दूरी को क्या लिखते हैं? स्मॉल f। फोकस दूरी जो है हमारे पास, फोकस दूरी जो है या फोकल लेंथ जो है, तो फोकस दूरी को हम लिखते हैं क्या? स्मॉल f। और वक्रता त्रिज्या को क्या लिखते हैं हम? कैपिटल R। क्या लिखते हैं वक्रता त्रिज्या को? तो देखिए वक्रता त्रिज्या जो होगी वो होगी आपके पास कितनी? कैपिटल R। तो ये बेसिक सी बातें हैं। आपको एक तो चिन्ह परिपाटी, दूसरी बात ये जो बेसिक बातें बताई हैं, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी u, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी v, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी f, और दर्पण के ध्रुव से वक्रता त्रिज्या, मतलब वक्रता त्रिज्या से मतलब दर्पण के ध्रुव से ऐसा भी कह सकते हैं, ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी। कहां से? ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है, और इसको हम r से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? गोलीय दर्पण के लिए f बराबर r/2 सिद्ध करना, या हम क्या कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात करना। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारा कॉन्सेप्ट? गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात करना। अब देखिए एग्जाम में कैसे पूछते हैं, कभी भी ऐसे नाम से नहीं पूछा गया है कि गोलीय दर्पण या अवतल दर्पण के लिए या उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जाता है वो ऐसे आता है, गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात कीजिए। तो जब भी गोलीय दर्पण की बात करें तो हम अवतल या उत्तल दोनों के लिए, किसी के लिए भी सिद्ध कर सकते हैं जो हमको बेटर लगे। तो ये काफी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बोर्ड के लिए काफी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो ध्यान दीजिए फटाफट से और अच्छे से समझिए। फटाफट से चैनल को शेयर करते जाइए, जल्दी से शेयर करते जाइए, और जिन्हें सब्सक्राइब नहीं किया, जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं, वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम देखते हैं, देखिए गोलीय दर्पण में f बराबर r/2। तो हमने ऐसा कहा, माना MPN, ये हमको सिद्ध करेंगे, तो माना MPN एक गोलीय अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F एवं वक्रता केंद्र C है। एक प्रकाश किरण XY गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर गोलीय दर्पण पर आपतित होती है, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। अगर आप उत्तल लेते हैं तो हमने पढ़ा था मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। लेकिन आप जरा एक बात समझिए कि क्या सभी प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी वो फोकस से जाएंगी? तो बिल्कुल नहीं। तो फोकस की परिभाषा केवल ऐसी प्रकाश किरणों के लिए सत्य है जो दर्पण के ध्रुव के अत्यंत निकट आपतित होती हैं। दर्पण पर दर्पण के ध्रुव के अत्यंत निकट आपतित होती हैं। फिर से सुने, क्या बताया आपको? जो बात बता रहे हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और एनसीईआरटी में ये बात लिखी गई है। तो क्या है, दो प्रकार की रेज होती हैं, एक को कहते हैं हम पैरेक्सियल रेज और एक को कहते हैं मार्जिनल रेज। एक को कहते हैं हम उपाक्षीय किरणें और एक को कहते हैं पराक्षीय किरणें। तो देखिए उपाक्षीय किरणें क्या होती हैं? ऐसी किरणें जो गोलीय दर्पण के ध्रुव के अत्यंत निकट, कहां, जो बात बता रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है, गोलीय दर्पण के ध्रुव के अत्यंत निकट दर्पण पर आपतित होती हैं, उन प्रकाश किरणों को हम कौन सी किरण कहते हैं? उपाक्षीय किरणें कहते हैं। कौन सी किरणें कहते हैं? उपाक्षीय किरणें कहते हैं।
और हमारी फोकस की परिभाषा केवल उपाक्षीय किरणों के लिए ही सत्य है। किसके लिए सत्य है? उपाक्षीय किरणों के लिए ही सत्य है। ऐसी किरणों के लिए सत्य है जो ध्रुव के अत्यंत निकट आपतित होती हैं। और ये जो सूत्र है हमारा F=R/2, ये भी तभी सत्य है जब प्रकाश किरणें उपाक्षीय प्रकाश किरणें हों। कैसी हों? उपाक्षीय प्रकाश किरणें हों। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रकाश किरण दर्पण पर आपतित हो रही है, इसको हम कहेंगे उपाक्षीय प्रकाश किरण। उपाक्षीय प्रकाश किरण, ठीक है। तो ये हमारी उपाक्षीय प्रकाश की किरण है। इसका मतलब है ये ऐसी किरण है जो दर्पण के ध्रुव के निकट आपतित हो रही है। क्योंकि चित्र आपको अच्छे से दिखाई दे इसलिए हमने थोड़ा सा बड़ा बनाया है। ये प्रकाश किरण थोड़ी दूर है, बट फोकस की परिभाषा केवल उपाक्षीय किरणों के लिए सत्य है। और इस सूत्र को जब हम सिद्ध करेंगे तो आगे इस बात को फील भी करेंगे। तो देखिए क्या कहा, ये बात समझ आ गई। अब ध्यान दीजिए, हमने ऐसे कहा माना MPN एक गोलीय अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F एवं वक्रता केंद्र C है। अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर एक उपाक्षीय प्रकाश किरण XY दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है, जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब देखिए, हमने दर्पण के वक्रता केंद्र C को इसके बिंदु Y से जोड़ दिया। ये हमने इसमें एक रचना कर दी। वक्रता केंद्र C को कहां से जोड़ दिया? Y से जोड़ दिया। तो देखिए ये केंद्र हो गया, और जो Y जहां बिंदु लिया है हमने, ये क्या है? दर्पण का परिधि, क्योंकि पूरा गोला हमने ऐसे बनाया था। अब ध्यान दीजिए, जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उसमें आप जानेंगे ध्रुव होता क्या है, मुख्य फोकस कहते किसे हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है, मतलब बेसिक चीजें जो है दर्पण के बारे में, तो वो आपको पहले लेक्चर में मिलेंगी। तो जिन बच्चों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो मैंने आई बटन में उसका लिंक शेयर किया हुआ है, तो आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। या गोलीय दर्पण की हिंदी मीडियम वाली जो क्विक रिवीजन सीरीज है उसकी हिंदी मीडियम वाली प्लेलिस्ट देखें, तो हिंदी मीडियम वाली प्लेलिस्ट में आपको ये मिल जाएगा। तो देखिए ये क्या हो गया? केंद्र, और ये क्या होगी? गोले की परिधि, गोलीय दर्पण की परिधि। तो केंद्र और परिधि के बीच की दूरी जो है, केंद्र से मिलाने वाली रेखा, केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या गोलीय सतह पर क्या होती है? अभिलंब होती है। गोलीय सतह पर क्या होती है? अभिलंब होती है। तो आप देखेंगे ये कौन सी किरण है? ये आपतित प्रकाश किरण है, और ये क्या है? अभिलंब है। तो आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के मध्य जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं। और ये क्या है? परावर्तित प्रकाश किरण है, और ये अभिलंब है। तो ये परावर्तित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण कहते हैं। ये बात क्लियर हुई आपको? आपतित प्रकाश किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा वो आपतन कोण कहलाएगा, और ये जो परावर्तित प्रकाश किरण और ये अभिलंब है इसके बीच में कोण बनेगा, ये परावर्तन कोण कहलाएगा। तो देखिए यहां से हम ऐसा कह सकते हैं, ध्यान दीजिए क्या कहेंगे कि X Y C, हमने ऐसा पढ़ा था पुरानी क्लासों में कि जिस बिंदु पर भी कोण बनता है उसको बीच में लिखते हैं। तो बीच में लिखते हैं तो आप यहां पे क्या लिख सकते हैं कि कोण क्या X Y C, X Y C जो है वो बराबर होगा किसके? कोण CYF के। ठीक है, क्या बताया? XYC जो है वो बराबर होगा CYF के। क्यों बराबर होगा भाई? परावर्तन का नियम पढ़ा था हमने, पहले लेक्चर में भी पढ़ा था कि परावर्तन का नियम क्या कहता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो हमने ये लिखा कि ऐसा ये बराबर है, और क्यों बराबर है? तो हमने लिखा परावर्तन के नियम से। तो देखिए बेटा, ये परावर्तन के नियम से आपने जो बात लिखी है वो सही है। अब आप ध्यान दीजिए, यहां एक जो कोण बन रहा है, एक हमने ये सिद्ध कर लिया कि ये और ये बराबर है आपस में। फिर देखिए क्या हम देखते हैं इसमें कि कोण XYC, ये जो कोण है XYC वो बराबर होना चाहिए किसके? कोण
y बाई सी एफ के, वाई सी एफ के भाई क्यों बराबर होने चाहिए? तो ध्यान दें ये इस तरह से बन रहा है कोण जेड की तरह, ऐसे ये बना और ये बना, ये जेड की तरह कोण बन रहे हैं और ये कोण हो गया आई और ये कोण भी आई होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए एक्स वाई सी बराबर वाई सी एफ, एक्स वाई सी बराबर वाई सी एफ, ये आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये है एकांतर कोण। क्या है ये? एकांतर कोण है ये, इसलिए ये कोण बराबर है। अर्थात ये कोण बराबर है तो ये कोण आई तो ये भी आई बनना चाहिए। बिल्कुल सही है, ठीक है सर, बिल्कुल सही है। ये आई है तो ये भी क्या होना चाहिए? आपका आई होना चाहिए। तो अगर ये आई है तो दूसरा भी आई बनना चाहिए। तो देखिए हमने ये लिया कि यहाँ पे एक त्रिभुज ले लिया। कौन सा त्रिभुज लिया? सी वाई एफ। तो हमने लिखा त्रिभुज सी वाई एफ में, किसमें लिखा? त्रिभुज सी वाई एफ में। अगर आप त्रिभुज सी वाई एफ का उपयोग करते हैं, ध्यान दें, सी वाई एफ, अगर ये त्रिभुज लिया और इसमें हमने परावर्तन का नियम पढ़ा है, परावर्तन का नियम लगा दिया, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से इस त्रिभुज में अगर मैं परावर्तन के नियम का उपयोग करता हूं तो देखिए हमने पहले ये प्रूफ किया था कि ये इसके बराबर है, फिर हमने ये प्रूफ किया कि ये वाला कोण आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों भी बराबर ही होने चाहिए, क्योंकि ये इसके बराबर और ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं कि कोण वाई सी एफ जो है वो बराबर आना चाहिए किसके? वाई सी एफ ये जो है वो बराबर आना चाहिए किसके? सी एफ वाई के, सॉरी कोण सी वाई एफ के बराबर आना चाहिए। किसके बराबर? सी वाई एफ, क्योंकि ये परावर्तन के नियम से बराबर होते हैं आपस में। ठीक है, अब हमको पता है कि ये वाला कोण आई है और ये वाला कोण क्या है? आर। और अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, इसका मतलब जो आपने त्रिभुज लिया है वो कौन सा त्रिभुज है? वो समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि हमको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल सही है कि दोनों कोण आपस में बराबर हैं। और हमने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी है समद्विबाहु त्रिभुज की, कि जो दो कोण बराबर लिए हैं आपने, उनके सामने वाली भुजाएं, कोणों के सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो आई के सामने आप कौन सी भुजा ले रहे हो? वाई एफ है। और आर के सामने कौन सी भुजा है? सी एफ है। ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए आई के सामने वाली भुजा हमने लिखी वाई एफ, वो बराबर होनी चाहिए। आई के सामने वाई एफ है, वो बराबर होनी चाहिए आर के सामने भुजा क्या है? सी एफ की। अच्छा जी, ये भी बात सही है। ठीक सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया बाबा। अब देखिए, अब हम आगे देखते हैं कि हमने कहा था कि ये जो फोकस की परिभाषा है वो उपाक्षीय किरणों के लिए सत्य है। तो मैंने लिखा कि यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, यदि दर्पण का द्वारक छोटा है, दर्पण का द्वारक कैसा है? छोटा है। मतलब ये छोटा सा दर्पण बनाया गया, इतना सा, तो ये प्रकाश किरण यहीं आएगी फिर। तो यदि दर्पण का द्वारक छोटा है या उपाक्षीय किरणों के लिए, या उपाक्षीय किरणों के लिए, या उपाक्षीय किरणों के लिए अगर दर्पण का द्वारक छोटा है या प्रकाश की किरण कैसी है? उपाक्षीय किरणें हैं, तो जो y का मान है ना वो लगभग बराबर हो जाएगा p के। जो y है ना वो लगभग बराबर हो जाएगा p के। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा कि ध्रुव की परिभाषा, मुख्य फोकस की परिभाषा, क्या बताया? मुख्य फोकस की परिभाषा केवल उपाक्षीय किरणों के लिए सत्य है। और उपाक्षीय किरण वो किरण जो दर्पण के ध्रुव के अत्यंत निकट दर्पण पर आपतित होती है, वही फोकस से जाएगी।
तो इसका मतलब है कि जो y है वो p के लगभग पास होगा। इसका मतलब इस y को आप क्या लिख सकते हो, p लिख सकते हो। तब हमने इसको ऐसा लिखा, y की जगह क्या लिखा, तब हमने ऐसा लिख दिया इसको कि pf जो है वो बराबर हो गया cf के। pf जो है वो बराबर हो गया cf के, बिल्कुल सही है। लेकिन हमने इसमें ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमको पता है चिन्ह परिपाटी से कि गोलीय दर्पण में सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। तो ये ध्रुव से आ गई। अब इसको भी कहां से बनाना है, आपको ध्रुव से बनाना है। तो इस दूरी को भी भैया हम ध्रुव से बनाएंगे। तो देखिए क्या लिख सकते हैं, तो आप लिखेंगे पी एफ बराबर, बताइए CF को क्या लिखा जा सकता है, CF को ध्रुव से बनाना है तो मैंने PC लिख दिया। CF को क्या लिख दिया, PC लिख दिया, और उसमें से PF को घटा दिया। PC में से PF को घटा दिया तो ये CF बन जाएगा, बिल्कुल सही है। तो मैंने क्या किया, PF बराबर PC, PC में से किसको घटा दिया, PF को घटा दिया। ठीक है। अब आप देखिए इसको हमने इधर पक्षांतर किया, क्योंकि PF वाले पदों को एक साथ लिख लेते हैं। तो PF प्लस PF बराबर PC, तो 2PF बराबर क्या आ जाएगा आपका, PC आ जाएगा। अच्छा जी, अब हमने इसमें चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया, तो हम लिखते हैं चिन्ह परिपाटी से। तो देखिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे तो चिन्ह परिपाटी क्या कहती है कि प्रकाश की किरण हमेशा बाईं ओर से दाईं ओर आपतित होनी चाहिए, हो रही है। फिर कहा था सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, बिल्कुल। तो देखिए प्रकाश किरण बाईं ओर से दाईं ओर आ रही है और ध्रुव से PF, तो हमको पता है ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी जो है वो होती है स्मॉल f, और ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है वो होती है कैपिटल R। ठीक है, चिन्ह परिपाटी में पढ़ा था। तो देखिए प्रकाश किरण इधर आ रही है और ध्रुव से मुख्य फोकस की तरफ जा रहे हैं, मतलब विपरीत जा रहे हैं। प्रकाश किरण ये आ रही है और ध्रुव से हम विपरीत नाप रहे हैं, P से F की तरफ, क्योंकि ध्रुव से नापते हैं। तो आप एक बात बताइए कि PF को आप क्या लिख सकते हैं, तो देखिए हम PF को लिखेंगे -F। क्या लिखेंगे, -F। ठीक है। फिर से प्रकाश किरण x से y की तरफ जा रही है और P से हम C की तरफ जा रहे हैं, ध्रुव से फिर से विपरीत जा रहे हैं, आपतित किरण के फिर से आपतित किरण के विपरीत जा रहे हैं। तो आप बताइए PC को क्या लिखेंगे, तो हम PC को लिखेंगे -R। ठीक है। अब हमने इसको पहले इक्वेशन नाम दे दिया, पहला समीकरण, तो लिखा ज्ञात मान समीकरण 1 में रखने पर, ज्ञात मान समीकरण 1 में रखने पर, और जब ये वाले मान आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो ध्यान दीजिए कि हमने लिखा 2। बताइए PF को क्या लिखें, माइनस का F। बताइए PC को क्या लिखें, माइनस का R। तो ये क्या हो गया, माइनस का 2F बराबर -R, माइनस से माइनस सॉल्व हो गया तो F इक्वल टू कैंसिल हो गया, तो F इक्वल टू R/2। ये गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध आ गया। तो देखिए इतना, ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए इस डेरिवेशन को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले फटाफट आपके जो भी दोस्त हैं जिनको भी फिजिक्स में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या जो भी बोर्ड की बढ़िया से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो फटाफट से चैनल को शेयर कर लें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए।